स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोज के पहले चैप्टर जो है अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। हम लोग आज यहाँ पर इसके न तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, न तो इसके शॉर्ट आंसर को लिखवाने की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जो चैप्टर है इसकी हिंदी क्या है, यानी इसकी जो स्टोरी है वो है क्या। क्योंकि जब तक आप स्टोरी नहीं जानेंगे तब तक आप उसकी इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे। यानी आप अगर हिंदी नहीं जानते हैं तो उसकी इंग्लिश को आप नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, उसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज की जो क्लास है वो इसी पर बेस्ड है कि ये जो चैप्टर है इसकी पूरी स्टोरी हिंदी में क्या है। तो मैं इसकी पूरी स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कल का जो हम लोग का जो क्लास होगा उसमें मैं आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर लिखाऊंगा। तो 10 लेसन आपको इस पूरे प्रोज से मिलेंगे, 10 नंबर आपको प्रोज से मिलेंगे। तो ये आप जाने मत दें। 10 तो आपका ये जो नंबर है ये प्रोज का है और इसके अलावा 5 नंबर आपको शॉर्ट आंसर लिखने के लिए भी आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट आंसर आपका 5 नंबर का होगा। 10 नंबर आपको किसके लिए मिलेगा, तो रेफरेंस के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए और एक्सप्लेनेशन को लिखने के लिए। तो बात समझ लीजिए कि ये प्रोज जो आपका जो प्रोज वाला पार्ट है वो आपको 15 नंबर देके जाएगा, जिसमें 10 नंबर आपके क्या रहेंगे, आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए, 5 नंबर आपको एक शॉर्ट आंसर लिखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप अपने शब्दों में बनाना चाहते हैं, अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं कि आपको रटना ना पड़े, आपको लिखा लिखाया कहीं से मिल जाए और आप उसको दिन रात बैठकर याद करो, रट्टा मारो, इन सब चीजों से फ्री होना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो जरूरी चीज क्या है कि आप इस लेसन की हिंदी जानें। यानी इस लेसन में क्या बताया गया है उसके बारे में आप पूरी तरह से इस स्टोरी को जानें। और स्टोरी को जब आप जान लेंगे तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग पहले ही बात करेंगे आज सबसे पहले लेसन नंबर 1 अ गर्ल विद अ बास्केट विलियम सी डगलस। तो मैंने आपको बताया कि ये आपका जो पोर्शन होगा वो 15 नंबर का होगा, यानी प्रोज से आपको 15 नंबर मिलेंगे। सबसे पहली हेडिंग जो मैंने डाली है कि जर्नी ऑफ द हिमालय, हेडिंग है जर्नी ऑफ द हिमालय। अब यहाँ पर जर्नी ऑफ द हिमालय यानी मैंने आपको बताया कि विलियम सी डगलस जो थे वो भारत की यात्रा पर आए थे 1950 में। विलियम सी डगलस एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे और जब ये भारत में आए तो उन्होंने क्या देखा, क्या फील किया, क्या किया, और ये जो एक टोकरी वाली जो लड़की है उसके बारे में इन्होंने क्या सोचा, क्या समझा, आज हम लोग इसी की पूरी स्टोरी जानेंगे, वो भी हिंदी में। इंग्लिश में भी बताऊंगा लेकिन आज मैं अपनी पूरी स्टोरी किसमें बोल दूंगा आपको कि आप हिंदी में जानें। तो पहली जो हेडिंग है जर्नी ऑफ द हिमालय, यानी विलियम सी डगलस जो थे इन्होंने जो जर्नी की पूरी उसको हमने 3-4 पार्ट में बांटा है। पहले जो पार्ट है वो है जर्नी ऑफ द हिमालय। जर्नी ऑफ द हिमालय में क्या है कि लेखक जो थे, जो राइटर जो थे, विलियम सी डगलस जो थे वो सन 1950 में भारत आए। 1950 में भारत आए और हिमालय में स्थित ब्रिटिश सेना, हिमालय में जो उनकी ब्रिटिश सेना जो स्थित थी उसको उन्होंने देखा। हिमालय में स्थित ब्रिटिश सेना, हिमालय में स्थित जो ब्रिटिश सेना थी, सेना के पुरानी पहाड़ी स्टेशन से वो रानी खेत गए, यानी वो स्टेशन पे उतरे हिमालय पे और नई दिल्ली पे, और उसके बाद जो है वो रानी खेत की ओर गए। जिस रेल से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, किसने, विलियम सी डगलस ने प्रारंभ की, वह धीमी गति से चलती थी तथा रास्ते में आने वाले सभी स्टेशनों पे, सभी फटकी जिसको कहते हैं, कोई भी जंक्शन हो, कोई भी स्टेशन हो, हर जगह वो रुकती थी, यानी रुक रुक के चलती थी। और रुक रुक के चलने के बाद होता क्या था कि प्रत्येक स्टेशन पर, यानी हर स्टेशन पर लेखक जो है ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर घूमते थे, टहलते थे। तो ये जो पहला जो आपका मैंने बताया जर्नी ऑफ द हिमालय, यानी वो नई दिल्ली उतरे, उसके बाद वो रानी खेत के लिए जा रहे थे। जिस ट्रेन पर वो बैठे थे वो ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी, हर स्टेशन पे रुक रही थी। हर स्टेशन पे रुकने के कारण वो जब स्टेशन पे रुके तो ये अपना बाहर निकलकर ट्रेन से और प्लेटफॉर्म पे क्या करते थे, टहला करते थे। जो दूसरा इसका वो है, जो दूसरे इसका जो पार्ट है वो क्या है इसमें, यानी जो दूसरा इसका वर्ड है द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब यहां पर बात हम लोग इनके दूसरे जो सीन था उसकी बात करेंगे कि जो प्लेटफॉर्म था, यानी जब ट्रेन रुकती थी और प्लेटफॉर्म पे उतरते थे तो प्लेटफॉर्म पे क्या था, बहुत भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म होता था। यानी जो राइटर हैं सभी चीजों को बहुत ध्यान से या सभी लोगों को बहुत ध्यान से देखते थे
और उन्होंने देखा क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, उतर कर प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। कुछ लोग अपने सर पर बोरी लादे हुए हैं, कुछ लोग बच्चों को पकड़े हुए हैं, कुछ लोग अपने अपने सामान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सैनिक व्यापारी पुजारी कुली भिखारी फेरी वाले से पूरी तरह से वो जो प्लेटफॉर्म था भरा हुआ था, उन्होंने उसे देखा। उनके पास जूते खरीदने के लिए शायद पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने फटे पुराने जो भी जूते पहने थे, कपड़े पहने थे। लेखक ने स्टेशन पर लोगों से बातें की, यानी विलियम सी डगलस जब प्लेटफॉर्म पर उतरते थे तो लोगों से बातें करते थे और वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में होते थे जिसको इंग्लिश आए। जब वो मिल जाता था वो आदमी इंग्लिश वाला, तो वो क्या करते थे, उससे बहुत सारी बातें किया करते थे। वर्ल्डली अफेयर्स यानी संसार में जो चीजें हो रही उसके बारे में बात करते थे, भारत के बारे में बात करते थे या किसी न किसी विषय पर बात करते थे। क्योंकि वो इंग्लिश बोलते थे, वो विदेशी थे, यहाँ के लोगों को इंग्लिश आती नहीं थी, लेकिन वो उस आदमी को ढूंढा करते थे जिसको इंग्लिश आती है और फिर वो उस आदमी से क्या करते थे, बातें किया करते थे। और इस तरह से उनका सारी चीजें हो गई। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूरल इंडिया। अब यहां पर बात होगी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूरल इंडिया, यानी अब बात यहां पर किसकी, जो थर्ड यहां पर सीन है वो क्या है, थर्ड सीन कहता है कि जो रूरल इंडिया है यानी जो ग्रामीण क्षेत्र का जो भारत है उसके बारे में यहां पर अभी थर्ड वाले में बात की जाएगी कि जो ट्रेन थी वो गंगा नदी के ऊपरी मैदान के मध्य से गुजर रही थी। यानी जिस ट्रेन पर ये बैठे थे, जब जब ट्रेन रुकती थी तब तक ये लोगों के बीच में जाकर बातें करते थे और ऐसे इंसान की खोज करते थे जिसको इंग्लिश आए और वो उससे सारी बातें करते थे। जब इनकी ट्रेन चल पड़ी तो जब ये रास्ते में थे तो ये उस जगह का यानी जो रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र पढ़ रहे थे, जो गांव पढ़ रहे थे, मैदानी इलाके पढ़ रहे थे, अब उसकी व्याख्या विलियम सी डगलस करते हैं और कहते हैं कि जो ट्रेन है वो गंगा नदी के ऊपरी भाग के मध्य में यानी वो गुजर रही थी। किनारे से ऊपर बहते गंगा के जल ने हजारों एकड़ तक फैली चावल की फसल को जलमग्न कर दिया। क्योंकि गंगा का जो पानी है वो बहुत एक्सपेंड है, बहुत फैला हुआ है, इस वजह से हजारों एकड़ में जो चावल के जो धान या चावल के जो खेत हैं वो पूरी तरह से गंगा जो नदी है वो उसको पूरी तरह से क्या की है, कवर की है, यानी हर जगह गंगा का ही पानी दिखता है, जलमग्न कर दिया। लेखक ने जंगल का वर्णन किया और उसने फिर आगे जब वो बढ़े तो एक जंगल दिखाई दिया। जंगल के बारे में उन्होंने क्या कहा, विलियम सी डगलस ने जंगल के बारे में क्या कहा कि जिनमें दूर तक घास फैली है। यानी जब वो जंगल को देखते हैं तो कहते हैं कि वहां का जंगल ऐसा था कि दूर तक घास फैली हुई थी, जिसकी ऊंचाई यानी घास की ऊंचाई किसी मनुष्य की ऊंचाई से अधिक थी। और ये विभिन्न जंगली जानवरों, और उसमें बहुत सारे जानवर भी उन्होंने देखे, जैसे बाघ देखा, हाथी देखा, अजगर देखा, सांप देखा। ये सारी जो जानवर हैं इनके रहने की जो जगह थी वो क्या थी, जंगल ही तो थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हर जगह लेखक को आगे बढ़ने पर समतल मैदानी ऐसा या उठा हुआ भाग या निचला हुआ भाग या बीच का ऐसा, माने जो जमीन थी वो प्लेन नहीं थी, उठी हुई थी, नीचे धसी हुई थी या उबड़ खाबड़ की तरह उन्होंने देखा पूरा। उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो बरगद का पेड़ देखा और जो हवा थी उन्होंने बताया कि बहुत गर्म थी। उसके आगे जब ये आगे बढ़े तो लेखक ने स्टेशनों पर भोजन की खोज में एक बंदर के समूह को अपने बच्चों के साथ देखा। यानी जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि एक जो है बंदर अपने बच्चों के साथ क्या कर रहा है, खाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा है, परेशान है और लोग उसको खाना खिला भी रहे। लेकिन भारत के ग्रामीण घरों का भी वर्णन किया, यानी जो भारत में जितने घर हैं उनके बारे में भी इन्होंने कुछ न कुछ बताया। उन्होंने क्या कहा, क्या बोला, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बातें करते हैं कि उन्होंने गांव के बारे में उन्होंने क्या बोला कि आखिर उनके जो गांव थे वो कैसे थे। तो जो गांव के घर हैं उनके दीवारें जो है वो मिट्टी की बनी हुई है।
मिट्टी की बनी होने के साथ साथ उसमें पंपकिन यानी कोहड़ा जो होता है, कुंडा जो होता है, वो भी उसके जो पत्तियां हैं या जो पीले फूल हैं वो उसके ऊपर लगे हुए हैं। लोग अपने अपने घरों को साफ सफाई में बिजी हैं, अपने घर की साफ सफाई में। और वो गांव जो था, यानी जो पंपकिन का जो पेड़ था, उसकी जो पीली पत्तियां थी वो इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि वो विलियम सी डगलस को पूरी तरह से क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद है कि जो गांव के जो घर बने थे वो घास के या जो लकड़ी का गट्ठर होता है उससे वो बनाए गए थे, और उसी पर वो पूरा घर क्या था, टिका हुआ था। और जो कद्दू की बात मैंने की, जो कद्दू था वो भी एकदम पका हुआ था और लोग उसको तोड़ रहे थे, लोग उसको देख रहे थे, और पूरी तरह से जो गांव था वो पीला पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि जो कद्दू का जो फूल होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि रिफ्यूजी चिल्ड्रन, यानी द रिफ्यूजी चिल्ड्रन की बात करेंगे। अब हम लोग जो चौथा पॉइंट है हमारा, द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। रिफ्यूजी चिल्ड्रन क्या है, यानी शरणार्थी बच्चे। क्योंकि भारत उसी समय हाल फिलहाल में आजाद हुआ था 1947 में, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो, कुछ लोग भारत के थे जो पाकिस्तान में रह गए, पाकिस्तान के कुछ लोग थे जो भारत में रह गए, लेकिन जो लोग बाहर से आए करीब ऐसे 60 लाख लोग जो ऐसे थे जो बेचारे रोड पर रहते थे, किनारे किनारे अपना घर बनाकर बंजारों की तरह अपने जीवन को गुजारते थे। तो जब वो एक स्टेशन पर रुके तो उन्होंने कुछ बच्चों को देखा, शरणार्थी बच्चों को देखा, और एक स्टेशन पर जब ये उतरे तो बच्चों की भीड़ ने लेखक को यानी विलियम सी डगलस को घेर लिया। वे टोकरियों एवं पंखे बेच रहे थे। वो क्या कर रहे थे, टोकरी और पंखे बेच रहे थे। वो शरणार्थी बच्चे थे। लेखक ने उन बच्चों से बहुत सारी चीजें खरीदी। उनमें उन्होंने एक 9 साल की बच्ची को देखा। उन्होंने एक 9 साल की बच्ची को देखा, और उसी की बात यहाँ हो रही, अ गर्ल विद अ बास्केट। उन्होंने एक 9 साल की बच्ची को देखा, बहुत खूबसूरत बच्ची थी। उसने लेखक से अपनी टोकरी खरीदने की प्रार्थना की कि मेरे ये टोकरी ले लो। लेखक ने पहले ही बहुत सारी चीजें खरीद ली थी, तो लेखक ने कहा आई हैड नो रूम, मतलब मेरे पास जगह नहीं है। वो खरीदना चाहते थे लेकिन उन्होंने इतनी चीजें खरीद ली थी ऑलरेडी कि उनके पास जगह नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ पैसे जेब से निकाले और उस लड़की की टोकरी में डाल दिए। लड़की को थोड़ा सा गुस्सा आया कि मतलब सामान भी नहीं लिया और मेरे से पैसे दे रहे हो, मतलब भीख मुझे दे रहे हो। उसने तुरंत क्या किया, रोते हुए, आंख से आंसू को पोंछते हुए उसने वो पैसा निकालकर उनको वापस दे दिया। जब वो पैसा निकालकर उन्होंने वापस दे दिया, अब क्योंकि उनके पास जगह नहीं थी कि वो और चीजें खरीद सके, तो उन्होंने सोचा इसको पैसे की जरूरत है, मैं इसको पैसा दे देता हूं। लेकिन हुआ क्या कि पैसे उसने वापस कर दिए, और जब उसने पैसे वापस करे पूरे गर्व के साथ वापस किए कि नहीं, मुझे आपका ये पैसा फ्री का नहीं चाहिए, हमें आपका पैसा फ्री का नहीं चाहिए। उस लड़की ने पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ वो पैसा क्या कर दिया, बाहर दे दिया। और ये चीज देखकर विलियम सी डगलस क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए, बहुत इंप्रेस हो गए। उस लड़की से बहुत प्रभावित हुए, बहुत इंप्रेस हुए। आगे क्या है कि जब वो प्रभावित हुए और इंप्रेस हुए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगली लाइन, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया नंबर 5, पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोग। पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोग, ठीक है। तो जो भारत के लोग थे, तो जब देखा उन्होंने कि उस लड़की ने क्या किया, फ्री का पैसा नहीं लिया, पूरे गर्व के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ, पूरे अपने इच्छाओं को रोकते हुए उसने क्या किया, पैसा वापस कर दिया कि नहीं, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। और इस चीज को देखकर विलियम सी डगलस बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए भारत से, भारत के लोगों से, भारत की 9 साल की बच्ची से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। अब लास्ट में है कि पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत की जनता को देखकर विलियम सी डगलस ने यह सोचा, लास्ट में उन्होंने ये सोचा कि वे चाहे उच्च पद पर हो या गांव से संबंधित हो, यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति, फिर चाहे वो कोई हाई पोजीशन में हो या किसी गांव का किसान हो या कोई अधिकारी हो, उनमें
उनमें सिंप्लिसिटी, शालीनता एवं नागरिकता की जीवंत भावना होती है। यानी वो सिविलाइज्ड होते हैं, उनके अंदर सिंप्लिसिटी होती है, धैर्य होता है, आत्मसम्मान होता है, उनके अंदर सज्जनता होती है, उनमें आजादी के लिए जुनून होता है और वो किसी से पैसा लेकर बंधना नहीं चाहते। वो आजादी का उनके अंदर क्या होता है, जुनून। किसके अंदर? पीपल ऑफ इंडिया। यानी उन्होंने कहा लास्ट में जब वो जा रहे थे मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से, उस समय प्राइम मिनिस्टर वही थे, वो जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो भारत के लोग हैं, फिर वो चाहे कोई अधिकारी हो चाहे वो गांव का किसान हो, दोनों के अंदर आत्मसम्मान, गर्व, गौरव, सज्जनता, शीतलता, ये सारी चीजें कूट कूट कर भरी है और उनके अंदर आजादी का जुनून है। उस छोटी सी लड़की ने भारतीय जनता की, उस छोटी सी लड़की ने भारत के लोगों की ईमानदारी दिखाई, सिंप्लिसिटी, शालीनता दिखाई एवं सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान का भाव प्रकट किया। लेखक ने अपनी इस कहानी में गर्व से भरे हुए भारतीयों की प्रशंसा की और ऐसा पहला लेखक था ये आदमी जिसने भारतीयों की क्या की, बड़ाई की। नहीं तो लोग क्या करते हैं, दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, यहाँ पर कूड़ा कचरे की फोटो खींचते हैं, गरीबों की फोटो खींचते हैं, भिखारियों की फोटो खींचते हैं और जाकर विदेशों में क्या कहते हैं कि अरे भारत तो क्या है, डर्टी है, पॉवर्टी बहुत है, अनसिविलाइज्ड है, यानी सभ्यता ही नहीं है, जहां पर लोग मन चाहे थूकते हैं, जहां पर मन चाहे लोग कुछ भी करते हैं, इवन टॉयलेट भी किनारे खड़े होकर करते थे। ये लोग निगेटिव जो हमारे अंदर के, हमारे जो निगेटिव छवि है वो वहां जाकर परोसते हैं। जबकि इन्होंने क्या किया, एक लड़की से ये इतना इंप्रेस हुए और जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले तो इन्होंने यही बताया कि आपके देश में लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत आत्मसम्मान से भरे हुए हैं, आजादी के लिए जुनून है और ऐसे देश, ऐसा देश जिसमें ऐसे लोग हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। और इतना कहकर फिर वो वहां से अपनी यात्रा को खत्म करती है। आज की जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चे हिंदी तक नहीं जान पाते हैं और वो एग्जाम देने पहुंच जाते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना, उस बच्चे तक पहुंचाना जिसके पास साधन अभी किताबें नहीं है, जो स्कूल नहीं जा पा रहा है, जिसके पास एक छोटा सा मोबाइल है, वो इस मोबाइल की सहायता से मेरे जो हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ मैंने हिंदी जान ली है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आता है, शॉर्ट आंसर आता है तो मैं उसको अपने शब्दों में लिख सकता हूं और मेरी आपसे यही आशा है। तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, कल मैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन भी इसका कराऊंगा। थैंक यू।